एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां दोखी अपनी मारपीट वाली जिंदगी से दूर अपना रेगुलर काम जो है टैक्सी ड्राइविंग करता हुआ दिखाया जाता है। दोखी शहर के बीच कस्टमर्स को पिक ड्रॉप कर रहा होता है और उसके टैक्सी में एक लड़की कस्टमर बैठती है। लड़की दोखी के टैक्सी में चल रहा गाना सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसे सुनकर मुझे अपना सपना दिखाई देता है, एक के-पॉप आइडल बनकर लोगों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करना। दोखी कहता है कि ये सच में बहुत प्यारा सपना है और मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हारा ये सपना पूरा हो। थोड़ी देर बाद लड़की कहती है कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए, मैं यहाँ से चलकर चली जाऊंगी। और दोखी लड़की को एक ब्रिज के पास ड्रॉप करके आगे बढ़ जाता है। तभी दोखी को एक नया पिकअप ऑर्डर आता है तो वो यू टर्न लेता है और दोखी को ब्रिज पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आती। दोखी कंफ्यूज होता है कि लड़की अचानक से गायब कैसे हो गई और परेशान होकर दोखी टैक्सी से उतरता है और ब्रिज पर जाता है। वहाँ उसे लड़की का सामान, जैकेट, जूते पड़े हुए दिखते हैं और दोखी समझ जाता है कि लड़की ने ब्रिज से समंदर में जंप किया है खुद की जिंदगी खत्म करने के लिए। दोखी बिना सोचे समझे खुद भी ब्रिज से कूद जाता है और किसी तरह डूबती हुई लड़की की जान बचा लेता है। बाद में दोखी और बदला लेने वाली टीम इस लड़की के बारे में डिस्कस करते हैं और लड़की के सामान से उन्हें पता चलता है कि ये लड़की एक के-पॉप आइडल ट्रेनी है। सामान में एक नोट भी होती है जिसमें लड़की ने लिखा होता है कि मैं ये नोट अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए लिख रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं तुम सबके सपने बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए हार मानकर मैं ये इल्जाम अपने ऊपर ले रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एलिमेंट्स ग्रुप का डेब्यू अच्छा होगा और तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। गोउन ये नोट पढ़कर पूछती है कि ऐसा क्या इल्जाम लगा होगा इस लड़की पर कि उसने ऐसा कदम उठाया। और उतने में दोखी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपने जिस लड़की को यहाँ लाया था उसे होश आ गया है। यहाँ हॉस्पिटल में लड़की जैसे ही आंखें खोलती है एक आदमी उसे आकर कहता है कि चलो रोमी, जल्दी से तैयारी करो, अब तुम ठीक हो चुकी हो तो हमें काम पे जाना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का नाम रोमी है और ये जो आदमी है उसका नाम है सॉन्ग और वो मैनेजर है। नर्स मना कर देती है कि अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये नहीं जा सकती, पर रोमी खुद जिद करती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। रोमी उठकर फिर सॉन्ग के साथ पार्किंग लॉट में आ जाती है और धीरे से कहती है कि सॉन्ग मैनेजर, मैं नहीं जाना चाहती। सॉन्ग बोलता है कि नहीं जाना मतलब क्या? तो रोमी घबरा कर बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और सॉन्ग रोमी को जोर से थप्पड़ मारकर कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुम बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही हो, अब उठो और गाड़ी में बैठो। रोमी फिर से मना करती है तो सॉन्ग भड़क कर कहता है कि ठीक है, तुम कैसे नहीं मानती ये मैं ही देख लेता हूँ, आज तो तुम्हारा चेहरा छोड़कर पिटाई करनी पड़ेगी। सॉन्ग जैसे ही रोमी की तरफ उसे मारने जाता है वैसे ही तेज रफ्तार से एक टैक्सी आकर सॉन्ग को टक्कर मारती है और ये टैक्सी और किसी की नहीं, दोखी की होती है। टैक्सी के दरवाजे खुलते हैं और रोमी जल्दी से टैक्सी में बैठ जाती है और वो दोखी को पहचान लेती है। वो कहती है कि आप वही थे ना जिसने उस दिन मेरी जान बचाई? दोखी हाँ बोल देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और दोखी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। रोमी जोर जोर से रोने लगती है और अपनी कहानी दोखी को बताती है और हमें फिर यहाँ पे रोमी की स्टोरी दिखाई जाती है। रोमी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जियान दोनों के-पॉप आइडल्स बनना चाहते थे। इस सपने के लिए वो कई कंपनीज में ऑडिशंस देते रहे और एक दिन रोमी को येलो स्टार एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी से कॉल आया कि उन्हें रोमी का और जियान का ऑडिशन बहुत पसंद आया और अब वो इन दोनों का फेस टू फेस ऑडिशन लेना चाहते हैं। रोमी और जियान खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका के-पॉप आइडल बनने का सपना उनके और करीब आ गया है। वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं और ऑडिशन के दिन वो येलो स्टार एंटरटेनमेंट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है जूरी से, जो येलो स्टार एंटरटेनमेंट की सीईओ है, और जंग से, जो कंपनी का डायरेक्टर है। जूरी रोमी और जियान के ऑडिशन को देखकर उनकी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि तुम दोनों टैलेंटेड हो, मुझे तुम जैसे आइडल्स की ही जरूरत है, लेकिन तुम अभी भी स्कूल में हो। के-पॉप ट्रेनी बनना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा। तुम्हें अपनी स्कूल छोड़नी होगी, तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा और यहाँ पर शिफ्ट होना होगा और आइडल बनने के लिए अपना 100% देना होगा। रोमी ये बातें सुनकर बहुत खुश होती है और इसी खुशी में वो बिना सोचे समझे बोल देती है कि मैं तो स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जियान भी कहती है कि हाँ, मैं भी स्कूल छोड़ दूंगी और जूरी बोलती है कि पहले घर जाकर तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और अगर उनकी परमिशन होगी तभी हम ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। घर जाने पर रोमी अपनी माँ को ऑडिशन के बारे में बताती है, जूरी के बारे में बताती है,
पर रोमी की माँ हंसकर कहती है कि के-पॉप आइडल बनना कोई मजाक नहीं है, इतना आसान नहीं होता ये सब, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। जवाब ना मिलने पर रोमी खुद से डिसीजन लेती है कि वो स्कूल छोड़कर ट्रेनी बनेगी और जियान जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाई वो भी डिसाइड करती है कि वो अपने दिल की सुनेगी और ट्रेनिंग करेगी। इस तरह से दोनों रोमी और जियान के-पॉप आइडल ट्रेनी बनने का डिसीजन ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो येलो स्टार के ऑफिस में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ट्रेनिंग के लिए रोमी और जियान को बहुत सारे पैसे कंपनी को देने होंगे और ये पढ़कर जियान घबरा जाती है। जियान पूछती है कि क्या हमें ट्रेनिंग के लिए पैसे देने होंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जूरी बोलती है कि तुम स्टूडेंट्स हो, ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, ये मुझे भी पता है। अभी के लिए कंपनी तुम्हारे पूरे ट्रेनिंग का रहने का खर्चा उठाएगी और जब तुम डेब्यू करके स्टार बनोगी, अमीर बनोगी, तब ये पैसा तुम्हें रिटर्न करना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तसल्ली मिलने पर रोमी और जियान फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उनकी ट्रेनी लाइफ ऑफिशियली शुरू हो जाती है। रोमी और जियान के साथ 3 और लड़कियां भी होती है ट्रेनिंग के लिए और जूरी अनाउंस करती है कि रोमी सबसे बड़ी है उम्र में, इसलिए वो अब इस ग्रुप की लीडर होगी। बाद में सब लड़कियां डॉर्म में जाती है जहां मैनेजर सॉन्ग उन्हें ट्रेनी जिंदगी के रूल्स बताता है कि फोन सिर्फ रात 8 बजे तक यूज करना अलाउड है, बिना परमिशन के कहीं बाहर जाना मना है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करने हैं, ना दोस्तों से ना परिवार से। जोंग डायरेक्टर जो भी यहाँ होता है वो बीच में बोलता है कि ये आखिरी रूल तुम लोग को अभी अजीब लग रहा होगा, पर जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा हमें अपने ही लोग देते हैं। अगर तुमने अपने सीक्रेट्स किसी अपने से शेयर किए तो कल को जब तुम मशहूर बनोगे, जब तुम स्टार्स बनोगे, तब यही राज तुम्हारे अपने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएंगे। इसलिए अभी से सावधान रहना सीखो। तुम्हें अगर आइडल बनना है तो अभी से आइडल की तरह जीना सीखो। अगले दिन से फिर ट्रेनिंग शुरू होती है और ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोमी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका सपना धीरे धीरे सच बनते जा रहा है। पर ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती क्योंकि आइडल बनने का कड़वा सच जल्द ही रोमी को पता चल जाता है। हर रोज सॉन्ग मैनेजर लड़कियों का वजन चेक करके उनकी बेइज्जती करता है कि तुम्हें आइडल बनना है या नहीं। तुम जैसी मोटी लड़कियों को स्टेज पर देखकर लोग कहेंगे कि देखो भैंसे आ गई है। तुम्हारा वजन कैसे भी करके 38 किलो के आसपास होना चाहिए। डाइट फॉलो करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़कियों पर एक्सट्रीम डाइट थोपी जाती है और एक लड़की भूख से परेशान होकर छुप के टॉयलेट में बनाना खा रही होती है। रोमी उसे देख लेती है और पकड़े जाने पर लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। रोमी उसे शांत करती है और कहती है कि तुम खा लो, बाद में हम और प्रैक्टिस करेंगे, हम और एक्सरसाइज करेंगे। लगभग 1 साल तक जिंदगी बस ऐसी ही रह जाती है, प्रैक्टिस, डाइट, थकान और फिर से प्रैक्टिस। फाइनली एक दिन जूरी सीईओ सब लड़कियों को बुलाती है और अनाउंस करती है कि तुम सबका डेब्यू होने वाला है और ग्रुप का नाम होगा एलिमेंट्स। लड़कियों का फिर फोटोशूट होता है, ट्रेलर बनता है और सारी लड़कियां खुशी से रो पड़ती है और डेब्यू के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगती है। एक रात लेट प्रैक्टिस के बाद डॉर्म में लड़कियों की बातें चल रही होती है जब सॉन्ग मैनेजर आकर रोमी को अकेले बुलाकर कहता है कि जूरी मैडम ने बोला है तुम्हारा सोलो रिकॉर्डिंग है तो मेरे साथ ऑफिस चलो। रोमी को यह बात अजीब लगती है तो वो पूछती है कि मेरा सोलो, बाकी सबका क्या? तो सॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम ऑफिस जाकर जूरी मैडम से ही पूछ लेना। और रोमी सॉन्ग की बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही सॉन्ग रोमी को पानी की बोतल देकर कहता है कि पानी पियो, गला वार्म अप करो क्योंकि अब तुम्हें गाना गाना है। और रोमी बिना किसी शक के पानी पी लेती है। रोमी को पता नहीं होता कि पानी में नशे की दवा मिली हुई है और थोड़ी ही देर में रोमी बेहोश हो जाती है। जब रोमी को होश आता है तो उसे दिखता है कि वो एक बार में है। रोमी के साइड में अल्कोहल की बोतल्स होती है, सिगरेट्स होते हैं और रोमी को समझ नहीं आता कि वो बार में कैसे पहुंच गई। उसे कुछ याद नहीं होता, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है और रोमी पैनिक होकर किसी तरह से बार से बाहर आ जाती है। अगले दिन फिर रोमी सब कुछ जूरी सीईओ को बताती है और जूरी सारी बातें सुनकर रोमी पर ही उल्टा चिल्लाती है कि तुम उस बार में कैसे पहुंच गई, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, ये सब हुआ कैसे? सॉन्ग बीच में आग लगाते हुए भी बोलता है कि देखो ना मैडम, मैं रोमी को ऑफिस ला रहा था रिकॉर्डिंग के लिए और इसने ही बोला गाड़ी रोको, मुझे कहीं जाना है, और फिर ये गायब हो गई। रोमी रोते हुए कहती है कि ये झूठ है, सॉन्ग मैनेजर झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जूरी और भड़क जाती है और रोमी को डांटती है कि तुम में जरा भी अकल नहीं है, अगर तुमने कोई गलती की तो उसकी सजा सबको मिलेगी। तुम अकेले डेब्यू नहीं कर रही हो, ये याद रखो, इसमें बहुत लोग हैं, इसमें बहुत पैसा लगा है। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर भी गुस्सा आ रहा है, अब जाओ यहाँ से।
रोमी चुपचाप वहाँ से निकलती है और कुछ दिनों बाद वो जब प्रैक्टिस कर रही होती है तब जूरी उसे ऑफिस में बुलाती है। जूरी अपना फोन रोमी के सामने रखती है और उसे एक वीडियो दिखाती है और ये वो वीडियो होता है जब रोमी बार में बेहोश थी और इस वीडियो में एक गंदा सा वॉइस ओवर चल रहा होता है कि गर्ल ग्रुप लीडर डेब्यू होने से पहले ले रही है बार में मजे। रोमी अपनी ये वीडियो देखकर शॉक हो जाती है और जूरी कहती है कि उस रात किसी ने तुम्हारा वीडियो शूट किया और अब वो हमें धमका रहे हैं कि तुम्हारा डेब्यू होने पर वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे और मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। और जूरी वहां से चली जाती है। रोमी को बहुत ज्यादा टेंशन आता है और वो रोने लगती है और जंग डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारा और हमारे कंपनी का रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं चुप हूँ। रोमी पूछती है कि इस सब को ठीक करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सॉन्ग बोलता है कि असल में जिन लोगों ने वीडियो शूट किया और जो लोग हमें धमका रहे हैं उन्होंने हमें कहा कि अगर तुम उन्हें 1 साल के लिए डेट करोगी तो वो इस वीडियो को रिलीज नहीं करेंगे। रोमी हैरान होकर पूछती है कि डेट करना होगा। सॉन्ग बोलता है हाँ, तुम्हें उन्हें डेट करना होगा, तुम्हें उनके साथ रिलेशनशिप में रहना होगा और ये काफी आसान है। देखो, तुम एलिमेंट्स की लीडर हो, अगर तुमने सोच समझकर डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हें तो कंपनी की पेनल्टी भरनी ही होगी, लेकिन बाकी लड़कियों को भी कैंसिलेशन फीस भरनी होगी। ग्रुप तो कभी डेब्यू कर नहीं पाएगा और उसके साथ साथ कंपनी भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ तुम पे और तुम्हारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। तुम चुनो अब कि तुम्हें आइडल बनना है या नहीं, तुम्हें तुम्हारे ग्रुप को बचाना है या नहीं। इस पूरी सिचुएशन की वजह से रोमी बहुत हेल्पलेस फील कर रही होती है और वो बाकी लड़कियों को इस बारे में कुछ बता भी नहीं पाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। रोमी को लगता है कि लड़कियों का फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर उसके डिसीजन पे निर्भर करता है और इसलिए रोमी डेट पे जाने के लिए राजी हो जाती है। रोमी को डेट के लिए किसी बार में भेजा जाता है और इस बार को देखकर रोमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये वही बार होता है जहाँ पे वो बेहोश थी और उसे समझ नहीं आता कि उसके कंपनी वाले उसे यहाँ क्यों भेजेंगे। उसे अचानक रियलाइज होता है कि शायद पिछली बार भी जब वो बेहोश थी तो कंपनी वालों ने ही उसे यहाँ लाकर रखा था और इस बात की वजह से रोमी को लगता है कि कंपनी ने उसे धोखा दिया है, कंपनी ने उसे उल्लू बनाया है और रोमी बार से बाहर भागकर आ जाती है। रोमी समझ जाती है कि कंपनी उसे मैनिपुलेट करके उस पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, पर अगर रोमी ही दुनिया में नहीं रही तो वीडियो का कुछ नहीं हो पाएगा, बाकी लड़कियां आराम से डेब्यू कर पाएगी और सब कुछ ठीक होगा। इसलिए रोमी खुदकुशी करने का डिसीजन लेती है और ब्रिज से जंप मारती है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ बदला लेने वाली टीम ये पूरा रिकॉर्डिंग सुनते हैं और डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या ही होगा उस वीडियो में। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि संगचल, जिनोन और क्योंग को प्रोसिक्यूटर्स बनने की एक्टिंग करते हुए येलो स्टार एंटरटेनमेंट के ऑफिस पे रेड डालते हैं और बहुत सारा डेटा वापस लेके आते हैं। गोन इस डेटा को चेक करती है और उसे रोमी का वो बार वाला वीडियो मिल जाता है। दोकी कहता है कि वीडियो के राइट साइड में किसी का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये जोंग डायरेक्टर की तरह ही दिख रहा है, मतलब रोमी का बार वाला वीडियो जोंग डायरेक्टर ने ही शूट किया। जिनोन और क्योंग को हैरान होकर पूछते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर ऐसा क्यों करेगा, कंपनी का डायरेक्टर अपने ही ट्रेनी को क्यों ब्लैकमेल करेगा। तो संगचल कहता है कि शायद जूरी सीईओ भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो ये सब कुछ आसानी से कर पा रहा है। दोकी कहता है कि हमें इस कंपनी के अंदर जाकर ही सच्चाई पता चलेगी और अब के लिए हम मैनेजर सॉन्ग की जगह ले लेते हैं। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी की टक्कर की वजह से सॉन्ग मैनेजर की पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई होती है और वो हॉस्पिटल से बाहर आकर खुद से बकबकाता है कि वो हरामी जिसने मुझे मारा उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। और उतने में दोकी फिर से अपनी टैक्सी तेजी से ड्राइव करके सॉन्ग को मारता है। यहाँ जूरी एक रेस्टोरेंट में बैठकर जोंग डायरेक्टर से फोन पे बात कर रही होती है कि कोई नया मैनेजर मिला क्या, वो सॉन्ग अब तक काम पे नहीं आया है। और जोंग कहता है कि मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ किसी काबिल इंसान को। इसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं संगचल और दोकी अलग स्टाइल के कपड़े पहनकर। वो दोनों एक्टिंग करते हैं और संगचल कहता है कि टैक्सी, ट्रक, वैन तुम्हें सब चलाने का एक्सपीरियंस है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम स्कूल बस चला पाओगे। दोकी चिल्लाता है कि क्यों नहीं सर, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा और आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने मुझे बोला कि जाओ किसी आदमी को पंच मारो तो मैं वो भी कर लूंगा क्योंकि ये मेरे बॉस का आदेश है। ये सारी बातें जूरी सुन रही होती है और संगचल कहता है कि नहीं, मैं ये जॉब तुम्हें नहीं दे सकता और संगचल वहां से चला जाता है। उसी वक्त जूरी दोकी को पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा रेज्यूमे देख सकती हूँ, मुझे एक मैनेजर की जरूरत है जिसे ड्राइव करना आता है। दोकी अपना रेज्यूमे जूरी को दे देता है और वही डायलॉग्स रिपीट करता है कि अगर आपने कहा किसी को थप्पड़ मारने के लिए तो मैं वो भी कर लूंगा क्योंकि ये आपने आदेश दिया हुआ है। तो जूरी कहती है कि ठीक है, जाओ किसी को थप्पड़ मार के आ जाओ।
दोकी इधर उधर देखता है और जिनॉन जो भी रेस्टोरेंट में बैठा होता है उसे दोकी 2-3 थप्पड़ मार के वापस आ जाता है। जूरी दोकी की लॉयल्टी से इम्प्रेस होती है और उसे वो सॉन्ग मैनेजर का जॉब दे देती है। दोकी के ऑफिस जाने पर जोंग डायरेक्टर दोकी को उसकी ड्यूटीज के बारे में एक बुक देता है और कहता है कि सब कुछ आसान है, सिर्फ अपना कॉमन सेंस और अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तो दोकी बुद्धू होने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि मुझ में दिमाग नहीं है, मुझ में कॉमन सेंस ही नहीं है। जोंग फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि वो पागल जूरी किस गधे को उठाकर लाई, और दोकी कहता है कि जूरी नहीं, CEO जूरी मैडम, तमीज से बात करो। जोंग कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे कुछ भी बोलूं, तुझे क्या। तो दोकी कहता है फिर भी वो हमारी बॉस है, वो हमें सैलरी देती है। जोंग चिल्लाता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। और दोकी फिर प्रैक्टिस रूम में जाता है जहाँ जूरी भी होती है। लड़कियां ठीक से एक्सप्रेशंस देकर डांस नहीं कर रही होती तो जूरी एक लड़की को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कितनी भी दर्द में क्यों ना हो, कैमरा के सामने तुम्हारे अच्छे एक्सप्रेशंस ही आने चाहिए, प्रैक्टिस करो और आइंदा से ऐसे घटिया एक्सप्रेशंस मुझे मत दिखाओ। जूरी फिर दोकी को लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये तुम्हारा नया मैनेजर है। और जियान बहुत हिम्मत करके जूरी को सबके सामने पूछती है कि मैडम रोमी कहाँ है। जूरी बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हारा डेब्यू अब जल्द ही होने वाला है। बाद में सारे स्टाफ डेब्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और जूरी दोकी को अपना लैपटॉप देकर उसे चार्ज करने के लिए कहती है। दोकी चार्ज करने के बहाने लैपटॉप में कोई ऐसा डिवाइस डाल देता है जिससे पूरे लैपटॉप का एक्सेस गोउन को मिलता है। गोउन को 59% डेटा मिल गया होता है। जब जोंग दोकी को कहता है कि अब हमें डॉम जाना है तो जाओ गाड़ी स्टार्ट करो और लड़कियों को गाड़ी में बिठाओ, पर दोकी लैपटॉप के पास से नहीं हिलता। जोंग चिल्लाता है कि मेरी बात इग्नोर क्यों कर रहे हो, गधे, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। दोकी फिर से जोंग की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता तो जूरी बोलती है कि दोकी तुम्हें जोंग की बातें सुनाई नहीं दे रही है। इन्हीं बातों के बीच गोंद सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करती है और दोकी को बता देती है और उसके बाद ही दोकी अपनी जगह से हिलता है। दोकी लैपटॉप से अपना डिवाइस निकालता है और लैपटॉप जूरी को दे देता है। जूरी पूछती है कि तुमने मुझे लैपटॉप क्यों दिया, इसमें चार्जिंग अब पूरा नहीं हुआ है। तो दोकी बुद्धू बनने की एक्टिंग करके कहता है कि मैं लैपटॉप पे ध्यान रख रहा था, पर अब मुझे कार स्टार्ट करने जाना है तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ही रखो। दोकी फिर कार में बैठ जाता है और उसी वक्त उसे जूरी का कॉल आता है और जूरी उसे कहती है कि कंपार्टमेंट खोलो, उसमें जो पेन है उससे मुझे सब कुछ सुनाई देता है, इसे हमेशा अपने पास ही रखो। और हाँ, तुम लड़कियों से ज्यादा क्लोज मत हो, उनकी तरफ स्माइल मत करना, उनके साथ स्ट्रिक्ट रहो। अगर तुमने इनमें से कोई भी रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उसी वक्त लड़कियां और जंग डायरेक्टर भी कार में आ जाते हैं और लड़कियों को डॉर्म में छोड़ा जाता है। जोंग फिर दोकी को अकेले में बताता है कि हमेशा लड़कियों के लिए एक प्लेट खाना ही लेकर जाना, उन्हें हर दिन तुम्हें वजन पे टोकना है और उन्हें वजन कम करने के लिए कहना है। और हाँ, अगर तुम्हें ये रोमी नाम की लड़की कहीं दिखे तो इमीडिएटली मुझे आके बताना है। बाद में दोकी और बदला लेने वाली टीम मिलते हैं, पर दोकी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पास अभी भी वो पेन होता है जो जूरी ने दिया होता है और जिनॉन इस पेन में से हार्डवेयर निकाल देता है, जिसके बाद ये सब आराम से बात कर पाते हैं। दोकी बताता है कि ये लोग रोमी को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वो असल में चाहते हैं कि रोमी वापस ही ना आए। जिनॉन और क्योंकू बोलते हैं कि हमने जोंग डायरेक्टर का पीछा किया और हमें वो बार मिल गया जहाँ पे रोमी थी, और दोकी कहता है कि हमें फिर ये बार ही चेक करना चाहिए। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि जूरी किसी आदमी के साथ बार में बैठी होती है और दोकी भी बार में आया होता है। दोकी गलती से आवाज करता है तो जूरी आदमी को कहती है कि आज बार में सिर्फ हम ही है, रुको मैं देखती हूँ कि कौन आ गया है। और दोकी जल्दी से किसी रूम में छुप जाता है। जूरी चलते चलते उसी रूम के सामने आ जाती है और दरवाजा खोलती है और यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।